नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। बिहार भर के पार्टी के साथी, जनता दल यूनाइटेड के तमाम साथी, चाहे बड़े नेता हो या साधारण पंचायत स्तर का कार्यकर्ता, दो चार अपवादों को छोड़कर सारे लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। उनके मन में जो परेशानी थी उसको बता रहे थे। कभी टेलीफोन से, कभी मिलकर, कभी गांव में हम जाते थे। तब आम जनता के बीच भी इस दौरान जब जब जाने का मौका मिला, एक क्रॉस कास्ट लाइन सब लोगों ने एक विशेष चिंता से मुझको लगातार अवगत कराया। और तभी अपने साथ के नेताओं से, साथियों से मैंने परामर्श किया कि आखिर इतनी बेचैनी है पार्टी के साथियों के मन में, आम जनता के मन में, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। उसी के उपरांत यह तय हुआ कि वैसे पार्टी के साथियों को, चुने हुए साथियों को पटना बुलाया जाए और उनसे विमर्श किया जाए कि क्या करना है। 2 दिन तक उनसे विमर्श हुआ। कल दिन भर बैठक चली, आज भी आधा दिन, और सब लोगों ने विमर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिया, जिस निर्णय से अभी आपको हम अवगत कराएंगे। नया निर्णय लेने की परिस्थिति क्यों पैदा हुई। लगभग 2 साल पहले हम जनता दल यूनाइटेड में आए, तब एक विशेष परिस्थिति राज्य के सामने थी। नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार की जनता ने 2005 में मुकम्मल तौर पे दी, उसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद जननायक की वह विरासत, उसको संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी थी। लालू जी को बहुत बड़ा समर्थन मिला। उस विरासत को संभालने की जवाबदेही उनके ऊपर आई। जनता ने उसके अनुकूल उनको ताकत भी दी, सत्ता में आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, शुरुआती दौर में तो निश्चित रूप से लालू जी ने भी जनता की भावना का ख्याल रखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत उनके हाथ में गई थी, उसके अनुरूप कुछ कदम उठाए। लेकिन बाद के दिनों में उनमें फटकाव आ गया। जितना बड़ा समर्थन उनको जनता का मिला था, उस समर्थन का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता था। एक, उस समर्थन से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए हो सकता था। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर एक समरस समाज बनाने की परिकल्पना जो समाजवादियों ने कभी की, उसी परिकल्पना को
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे ले जाना चाहते थे। यही उनकी विरासत थी और यही अपेक्षा लालू जी से भी थी कि लालू जी इसी रूप में जनता से जो ताकत उनको मिली है, आशीर्वाद मिला है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाद में चलकर भटकाव उनके अंदर आ गया। अब इस समर्थन का इस्तेमाल उस रूप में नहीं करके, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हुए शुरुआती दिनों को छोड़कर बाद के दिनों में लालू जी ने अपने परिवार के हित में काम करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा उनको अभी तक भुगतना भी पड़ रहा है। खैर वह विषय अलग है, लेकिन वहां से फिर नीतीश कुमार जी के ऊपर उस विरासत को चलाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने सौंपी। 2005 के पहले 10-12 साल तक संघर्ष हुआ। 1994 में समता पार्टी बनी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उस पार्टी के बिहार में मुखिया बने और फिर संघर्ष का दौर चल पड़ा। उस वक्त बिहार चल रहा था बिहार, झुलस रहा था बिहार। जनता तंग थी, तबाह थी, परेशान थी। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए 10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में। और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गए। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन, चैन, शांति कायम हुई। बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है। न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। दो 2020 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था, सबको न्यौछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्यौछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था। और वो अभी तब जब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ आइए, और मुझको भी लगा था कि परिस्थिति वैसी है, तो उनके साथ चले गए।
सब कुछ चल रहा था अपनी जगह, लेकिन बाद में चलकर जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी। उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी, हर तरह से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, सीधे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के किसी एक व्यक्ति का नाम लिया। जब ऐसी स्थिति आई तभी से लोगों के मन में चिंता की शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा हमने की कि पार्टी के साथी आम जनता सब लोगों के मन में यह चिंता आ गई कि आखिर आगे क्या होगा बिहार का। अब हमारे सामने रास्ता था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को हम चुपचाप बैठकर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुखदर्शक बनकर देखते रहते, जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ दिया, मरोड़ दिया, या फिर हम सब लोग बैठकर कोई नया रास्ता लेते। या हम सब लोगों के मन में चिंता थी, हमारे साथियों ने इस चिंता से अवगत कराया, तो हम लोगों को भी लगा कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, अगर हम राजनीति में हैं, हम अपना राजनीतिक धर्म और कर्तव्य समझते हैं, तो फिर से हम लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और किसी भी हालत में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को उन हाथों में नहीं जाने देना चाहिए जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ने का काम किया, बिहार को मरोड़ने का काम किया। तो इसीलिए जब बात होने लगी कि वहीं पर फिर से चली जाएगी सारी चीजें, तब मामला पार्टी के अंदर शुरू हुआ। प्रारंभ में मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उनसे मिलकर हमने बात की, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में हमने बताया कि महागठबंधन निर्माण के बाद जो उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, उन उपचुनावों का परिणाम बताता है कि हमारा जन आधार हमसे खिसकता जा रहा है, पार्टी धीरे धीरे बर्बादी की ओर चलते जा रही है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कहा, बाद में कहा गया कि मिलकर कहना चाहिए। मिलकर जितनी बात हमको कहनी चाहिए थी हमने तो पहले ही एक बार नहीं अनेक बार कही। व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के मंच पर भी हमने उठाया, विधायक दल की मीटिंग में भी हमने यह बात कही, पार्टी की बैठक में यह बात कही। तो हर तरफ से, हर तरह से इस बात को कहने के बाद मुझको लगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, पार्टी बर्बाद होते जा रही, लगातार जनाधार खिसकता जा रहा है। और उस वक्त जब हमने इस तरह के सवाल को उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा, आप लोगों को याद होगा। लेकिन तब हम हिस्सा की बात करते थे, अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं
कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया, बंधक रख देने का काम किया और बंधक उन हाथों में रखने का काम किया जिन हाथों ने किस तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। तो वहां बंधक की जब पूरी जायदाद नीतीश जी ने रख दी तो हम हिस्सा कहां मांगे? नीतीश जी के हाथ में अब शून्य है, जीरो है। अब जब बड़ा भाई के हाथ में जीरो है तो छोटा भाई कौन सा हिस्सा उनसे लेगा? अब हिस्सा मांगने की बात उनसे नहीं कर रहे, क्योंकि हिस्सा तब हम मांगते जब उनके हाथ में होता। आज कुछ है ही नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो उस परिस्थिति में हम यह भी सोचते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे इस विरासत को कहीं गिरवी रखने का काम किया। हम लोग प्रारंभ से देखते रहे हैं नीतीश कुमार जी को, समता पार्टी के दौर से, उससे पहले से भी हम नीतीश जी को देखते रहे। नीतीश जी पहले कोई भी राजनीतिक निर्णय खुद लेते थे, लोगों से परामर्श जरूर करते थे, एक एक कार्यकर्ता से बात करते थे, नेताओं से बात करते थे और उसके उपरांत फिर निर्णय लेते थे। तो खुद से जब निर्णय लेते थे तो उनका निर्णय सही होता था। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार जी खुद कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। और एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, आप लोग जानते भी हैं, महागठबंधन जब बना, गठबंधन में फिर से बदलाव हुआ तो क्यों बदल गए, क्यों महागठबंधन में आ गए? मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह बात कही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र यादव जी ने महागठबंधन के साथ जुड़वा दिया, पार्टी को इधर से हटाकर वहां ला दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर वहां चले गए। इसलिए सीधा एग्जाम्पल है कि मुख्यमंत्री जी आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो लोग उनके साथ अगल बगल कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उनको घेर लिया है, अब ऐसे घेरे हुए लोगों के द्वारा जो सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री जी उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साहब, जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी, आज फिर से हम लोग उस विरासत को अपने हाथ में लेने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वह विरासत हम लोग के हाथ में आएगी तो और लोगों की तरह इस विरासत को हम कहीं गिरवी रखने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम अपने घर में कैद करने का काम नहीं करेंगे। इस विरासत को हम साझा करेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच हम साझा करेंगे। जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। लघु समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो या सवर्ण जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी जितना हिस्सा, उनका भी जितना हिस्सा होगा उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे, हिस्सा उनका भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी और पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि आरएलएसपी को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। आरएलएसपी का मर्जर उसी वक्त हो गया और बजाता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया। इसलिए आरएलएसपी नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल मेरी नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल या जनता दल
पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत